नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। तो सब लोगों का इंतज़ार रहता है कि नया साल 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा। और आप सब लोग जानते हैं कि मैं ज़्यादा फोकस नक्षत्र पर करता हूँ, इसलिए इस साल का भी जो फल कथन है, ये जो वीडियो है मेरे, ये 3 सीरीज़ में आएंगे जो हमारे नवतारा चक्र के मुताबिक 27 नक्षत्र होते हैं। पहला 9, दूसरा 9 और तीसरा 9। तो पहले 9 नक्षत्र में 1 से 4 राशि यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, ये 4 राशि कवर होती हैं। तो इनके बारे में चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बाकी के 9 नक्षत्र और बाकी की 4 राशियाँ सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, और तीसरे पार्ट में हम बाकी के 9 नक्षत्र और बाकी की 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो सब लोगों को ये होता है कि 2026 हमारे लिए कैसा जाने वाला है, कैसा रहेगा, अच्छा या बुरा, शुभ अशुभ, 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। अब क्या शुभ क्या अशुभ, किस तरह का शुभ, कितने लेवल का शुभ अशुभ, ये आपकी हर एक की अपनी अपनी जन्म कुंडली के मुताबिक उनकी दशा कौन सी चल रही है और बाकी के प्लेनेट कहाँ बैठे हुए हैं, उस पर देखने के बाद ही होता है। किंतु एक जनरल प्रिडिक्शन जो हमारा चंद्र का नक्षत्र होता है, जिसको हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं, हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वो हमारा जन्म नक्षत्र है, यानी चंद्र हमारा जो है वो उस नक्षत्र में स्थित है। उसको ध्यान में रखते हुए हम अश्विनी से लेके आश्लेषा तक के 9 नक्षत्र के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये एक सामान्य फल हमारे लिए ये 2026 का कैसे जाएगा। ये 2026 में सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि शनि महाराज का जो गोचर है वो उत्तर भाद्र, रेवती और उत्तर भाद्र इस तरह से रहेगा। राहु का जो है वो शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा पूरे साल के दौरान। केतु का है पूर्वा फाल्गुनी, मघा और फिर अश्लेषा। गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो पुनर्वसु, फिर पुष्य, अश्लेषा और मघा तक चले जाएंगे। यानी ये 4 नक्षत्र का उनका ट्रैवल रहेगा पूरा, क्योंकि गुरु अभी बहुत अतिचारी है, बहुत फास्ट मूवमेंट उनका चल रहा है। तो ये जो लॉन्ग टाइम तक रहने वाले जो प्लेनेट होते हैं उसकी जो एक मेजर इफेक्ट हमारे लाइफ पर होती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति करीब एक राशि में 1 साल रहते हैं और राहु केतु 1.5 साल, शनि महाराज 2.5 साल। तो उसका प्रभाव हमारी क्रियाओं में, हमारे कर्मों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए इनको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये फल कथन, एक सामान्य फल कथन हर एक नक्षत्र का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी की वजह से कहीं मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। कोई बात नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र जो है उसके बारे में बात करते हैं, जो पूर्णतः मेष राशि में आता है। तो अश्विनी नक्षत्र के लिए फरवरी मार्च तक का समय तो बहुत कठिन है, काफ़ी टेंस है। उसमें धन का व्यय होगा, खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, संतान की चिंता रहेगी या संतान से परेशानी आपको आएगी, नौकरी में अशांति रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा, ये आप फील करेंगे। लेकिन अप्रैल से अगस्त तक थोड़ी सी इसमें राहत देखने को मिलेगी, थोड़ा सा कम होगा जो स्ट्रेस आपने फील किया वो। और अगस्त से दिसंबर का जो बाकी के पीरियड है वो और भी थोड़ा बेहतर होगा, और भी चिंता कम होगी और नौकरी में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में लाभ होगा। तो कहीं ये कह सकते हैं कि 3 फेज़ में आपका ये जा रहा है। फरवरी मार्च तक बहुत ही अशुभ है, फिर थोड़ा सा ठीक हो रहा है अगस्त तक, और उसके बाद और बेहतर हो रहा है।
अब हम आते हैं भरणी नक्षत्र, जो कि पूर्णतः मेष राशि में ही आता है। तो इनके लिए तो मार्च तक का समय बहुत ही अच्छा है। विवाह के योग बने हुए हैं, व्यापार में लाभ हो रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, संतान से भी लाभ हो रहा है, अभ्यास में भी प्रगति हो रही है, नौकरी में भी लाभ हो रहा है। तो मार्च तक सही है, लेकिन अप्रैल से उनका थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या देखी जा सकती है। और मई से अगस्त के बीच में तो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगा, समस्याएं और भी बढ़ जाएगी, धन का व्यय होगा, व्यापार में नुकसान की संभावना है, नौकरी में परेशानी, संतान की चिंता, ये सब आप फील करेंगे। और फिर से सितंबर से दिसंबर तक में आपको फिर से थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आएगी, वापस थोड़ा सा ठीक होगा समय। तो ये कुछ इस तरह से है। अब हम आते हैं कृतिका नक्षत्र पर। कृतिका नक्षत्र जो 1/4 मेष राशि में और 3/4 वृषभ राशि में आता है। इनके लिए जून 2026 तक का समय मिश्र फलदायी है, मध्यम है, मीडियम है, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। व्यापार नौकरी में जो भी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कुछ खास नहीं होगा। स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती है, हल्की फुल्की, मानसिक तनाव रहेगा, धार्मिक क्रियाओं में मन लगा रहेगा, थोड़ी सी संतान की चिंता भी रहेगी। तो ये थोड़ा सा मानसिक तनाव वाला पीरियड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जुलाई से दिसंबर तक का जो सेकंड हाफ है पूरा साल का, वो बेहतर है, उसमें प्रगति देखने को मिलेगी, धन का लाभ, व्यापार में वृद्धि, मित्रों का साथ मिलना, संतान से लाभ प्राप्त होना, नौकरी जिनको नहीं है उनको नौकरी मिलना, विवाह योग्य जो है लोग उनको विवाह के योग बन जाना, तो वगैरह ये सब शुभ फल वहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब हम आते हैं कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र जो पूर्णतः वृषभ राशि में ही आता है। इनके लिए 31 मार्च तक का समय तो ठीक ठाक यानी मिला जुला मिश्र फलदायी रह रहा है। नौकरी व्यवसाय में ठीक ठाक रहेगा और सहायता भी प्राप्त होगी, और प्रमोशन भी कहीं अटका हुआ है तो भी वो भी आगे बढ़ेगा, व्यापार में भी वृद्धि बढ़ेगी, तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्च के बाद यानी अप्रैल से इनके लिए पूरा दिसंबर तक ये थोड़ा सा अशुभ समय शुरू हो रहा है। मानसिक तनाव बढ़ेगा, व्यापार में थोड़ा थोड़ा घाटा देखने को मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, माता की सेहत खराब हो सकती है, घरेलू चिंताएं बढ़ेगी। उसमें भी ये जो मैं पीरियड बोल रहा हूँ उसमें भी खास करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं वो तो बहुत ज़्यादा तनाव है, उसमें आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ेगा, पैसों की बहुत ही समस्या आप देख सकते हैं, खर्चे खूब बढ़ेंगे, आपको सेहत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, कहीं चोट लगने की भी संभावना दिख रही है। लेकिन इन सब में भी जो जून से दिसंबर तक का पीरियड है वो उसमें जो सेकंड हाफ में उसमें ये सब विकट परिस्थिति के बावजूद भी आपको आपके पार्टनर या भागीदारों का सहयोग मिलेगा, आपका जो जीवन साथी है उसका भी सहयोग मिलेगा, विवाह योग्य जो भी है उनके विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो उन सब मामलों में थोड़ा सा ठीक ठाक है, किंतु कार्य क्षेत्र के लिए अशुभ है। अब हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं, जो आधा वृषभ राशि में और आधा मिथुन राशि में जाता है। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए मार्च एंड तक का 31 मार्च तक का समय तो काफ़ी कठिन है, बहुत समस्या है, टेंशन है। उस दौरान खास करके माता की सेहत खराब हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, घरेलू समस्याएं बढ़ सकती है, कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, नुकसान के योग भी बने हुए हैं, धन का व्यय होना, नौकरी में अशांति, कार्य क्षेत्र में परेशानी, यानी टेंशन का माहौल बना हुआ है। लेकिन अप्रैल से जून तक आपको थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी, ये 3 महीने आपको थोड़ा सा ठीक ठाक होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई से लेके
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 3-4 महीने हैं वो वापस आपके लिए थोड़ा से तनावपूर्ण रहेंगे। आकस्मिक खर्चे होंगे, धन का व्यय होगा, वापस नौकरी में अशांति, तो या नौकरी चली भी जा सकती है, ये ध्यान रखें। तो ये वापस थोड़ा सा पीरियड अशुभ आ रहा है। और आखिरी जो 2 महीने हैं नवंबर दिसंबर, वो वापस थोड़ा सा शुभ हो रहा है, यानी टेंशन फिर से कम हो रहा है, यानी पूरा साल आपको अप डाउन जैसा आपको महसूस होगा। शुभ अशुभ ये चलता रहेगा। अब हम आते हैं आर्द्रा नक्षत्र वालों पर। जो आर्द्रा नक्षत्र है वो पूर्णतः मिथुन राशि में आता है। इनके लिए 18 जून तक का समय ठीक ठाक रहेगा। गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि से व्यापार बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी, परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। नौकरी जो खोज रहे हैं उनके लिए नौकरी मिल जाएगी, काम बढ़ेगा। जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन के योग बने हुए हैं, तो शुभ समय है। अब जो जून से दिसंबर तक का पीरियड है वो डिस्टर्बेंस वाला है, कठिन समय है। उसमें व्यापार में समस्याएं, धन का व्यय होना, खर्चे बढ़ना, मानसिक तनाव, बेचैनी, कंपटीशन का सामना करना, कंपटीशन में आपके पीछे हट हो जाना, व्यापार में जो भी पहले बिजनेस हो रहा था उससे कम बिजनेस होना, इसलिए आवक में कमी हो जाना, भाइयों के साथ संबंध बिगड़ना, मित्रों के साथ भी संबंध बिगड़ जाए, छोटी छोटी यात्राओं से नुकसान हो जाए या कोई यात्राओं का कोई फल ना मिले, ये सब आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में, जो कि 3/4 मिथुन राशि में आता है और 1/4 कर्क राशि में आता है। इनके लिए 31 मार्च तक का समय थोड़ा सा तनावपूर्ण है। व्यापार धंधा में तनाव रहेगा, पैसों की समस्या बनी रहेगी, माता की सेहत खराब हो सकती है, घरेलू चिंताएं उनको सताएगी। लेकिन फिर भी जो विवाह योग्य वर कन्या है उनके लिए विवाह के तय योग बने हुए हैं। और जो ये टेंशन है नौकरी व्यवसाय का वगैरह का, पैसों का, ये जून के बाद सुधर जाएगा। जून के बाद व्यापार में वृद्धि होगी, धन की आवक बढ़ेगी और आपको कहीं से लोन लेनी है तो मिल जाएगी। और अगर लोन कोई आपकी भरनी है तो वो भी आप जून के बाद भरने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये सब आपके लिए जून के बाद अच्छा समय है। लेकिन जून के बाद एक ट्विस्ट ये आ रहा है कि जो ऑलरेडी विवाहित लोग हैं उनके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या आ सकती है। और जिनके, या तो ये भी कहे कि जिनके विवाह होने हैं उनके लिए क्या होगा कि लड़के लड़की की बातचीत होगी लेकिन कुछ फाइनल नहीं होगा, कोई डिसीजन पे नहीं आएगा और कहीं ना कहीं बात अधूरी रह जा सकती है, ये भी देखा जा सकता है। लेकिन जो साल का आखिरी 2 महीने हैं नवंबर दिसंबर में, उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। उसमें तो आपको व्यापार में लाभ दिख रहा है, धन की कोई समस्या ही नहीं आ रही है, वैवाहिक सुख में सिर्फ परेशानी देखी जा सकती है, बाकी सब चिंता एकदम डाउन हो जाएगी, यानी शुभ समय है ओवरऑल। अब हम आते हैं पुष्य नक्षत्र वालों के लिए, जो पूर्णतः कर्क राशि में आता है। इनके लिए मार्च तक का समय ठीक ठाक है, शुभ है, सब अच्छा जा रहा है। लेकिन मार्च से लेकर दिसंबर तक पूरे जो बाकी के महीने हैं वो टेंशन वाले हैं। उसमें उनको धन का व्यय, आकस्मिक खर्चे बढ़ जाना, स्वास्थ्य खराब होना, चोट लगना, कोई छोटी मोटी बीमारी आना, ये सब हो सकता है। लेकिन आपका जो दाम्पत्य सुख है, वैवाहिक जीवन है, वो तो ठीक ठाक रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। संतान प्राप्ति की जो इच्छा रखे हुए हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। विद्या अभ्यास में भी सफलता प्राप्त होगी। खर्चे बढ़ेंगे और खर्चों की वजह से आपका धन का व्यय होगा। लेकिन नौकरी में भी आपको टेंशन रहेगा, किंतु पद उन्नति की भी संभावना बनी हुई है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका भाग्य भी आपको साथ दे रहा है, भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि पुष्य नक्षत्र वाले के लिए भी कोई उतना बुरा समय भी नहीं है। अब हम आते हैं पहले नवतारा का आखिरी नक्षत्र आश्लेषा, और वो भी पूर्णतः कर्क राशि में आता है। यहाँ पे कर्क राशि पूर्ण हो जाती है, फिर सिंह राशि शुरू होती है। तो ये आश्लेषा नक्षत्र जो कर्क राशि में आता है, इनके लिए जो भी बहुत समय से परेशान थे, करीब करीब आश्लेषा नक्षत्र वाले मैं देख रहा हूँ
पिछले 1.5-2 साल से बहुत टेंशन में थे, खास करके पिछला 1-1.5 साल तो बहुत ज़्यादा उनका बुरा गया है। शनि राहु दोनों का जो गोचर था पूर्व भाद्र नक्षत्र से, वो बैक टू बैक वो उनको बहुत ही स्ट्रेस दिया हुआ है। लेकिन अब वो दोनों ही पूर्व भाद्र नक्षत्र से करीब करीब हट गए हैं, तो अब उनका मानसिक टेंशन बहुत कम हो गया है। अब वो जो स्ट्रेस अब तक फील किया था उसमें से अब वो बाहर आ रहे हैं, और चारों ओर से जो घिरे हुए थे उनमें से वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च तक अभी भी थोड़ा सा समस्या रहेगी, मार्च तक अभी भी वो स्ट्रेस है, वो थोड़ा थोड़ा फील होता रहेगा। किंतु मार्च या अप्रैल के बाद, ये कह सकते हैं कि अप्रैल से के बाद आपकी जो समस्याएं हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा। धन जो रुका हुआ था या नहीं आ रहा था, व्यापार में परेशानी थी, नौकरी में परेशानी थी, वो सब ठीक हो जाएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, धन आएगा। और जो विवाह योग्य लोग वर कन्या हैं उनके लिए विवाह के भी योग बने हुए हैं। और दिसंबर तक आपके काफ़ी कुछ प्रॉब्लम जो आप अब तक फेस कर रहे थे उसमें से आप बाहर आ जाएंगे और स्ट्रेस आपका काफ़ी कम हो जाएगा। मार्च अप्रैल तक आपकी सेहत का भी ध्यान रखें, सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है, सेहत खराब हो सकती है। तो ये था पहला 9 तारा और 4 राशि, 1 से लेके 4 राशि। ये वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। दूसरे पार्ट में हम बाकी के 9 तारा और बाकी की 4 राशि जो है मघा नक्षत्र से लेके ज्येष्ठा नक्षत्र तक और सिंह राशि से लेके वृश्चिक राशि तक, उसकी हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, आपकी कमेंट्स मुझे भेजते रहें। कोई भी सुधार करने की ज़रूरत हो, कोई आपका गाइडेंस हो तो मुझे भेजें, मेरे साथ जुड़े रहें। आने वाले समय में बहुत कुछ अभी और भी मैं लेके आ रहा हूँ, आपने सोचा भी नहीं होगा इतनी अच्छी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।